बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 6 नियुक्तिकरण के अंतर्गत भर्ती पर चर्चा करूंगा। देखिए, नियुक्तिकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला भर्ती, दूसरा चयन और तीसरा होता है प्रशिक्षण एवं विकास। देखिए, आवेदक को संगठन अपने रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करता है। यह कार्य आता है भर्ती के अंतर्गत, और इसके बाद में चयन का कार्य आता है, और जब व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तब प्रशिक्षण का कार्य आता है। एक संगठन सबसे पहले अपने संगठन में रिक्त पदों की खोज करता है कि उसके यहाँ कितने पद रिक्त हैं और उनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कार्य क्या किया जाता है, रिक्त पद को देखा जाता है कि एक संगठन में कितने पद रिक्त हैं और उन पर किस कार्य कुशलता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, किस योग्यता वाले व्यक्ति की वहां पर आवश्यकता है, यह देखा जाता है। इसके बाद में संगठन द्वारा भर्ती का कार्य किया जाता है। भर्ती के अंतर्गत लोगों को रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए कई विधियों का सहारा लिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है, पंपलेट बांटे जाते हैं, कई प्रकार से सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसमें लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि वे आएं, संगठन के रिक्त पदों को भरने के लिए अपने आवेदन प्रदान करें। यह कार्य भर्ती के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है चयन। देखिए, इसके अंतर्गत परीक्षा का आयोजन किया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, चिकित्सीय जांच की जाती है, परीक्षण किए जाते हैं, और यह देखा जाता है कि जो रिक्त पद है उसके लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति कौन है, और उस योग्य व्यक्ति का यहाँ चयन कर लिया जाता है। इसका चयन करने के बाद में उसे कार्यभार सौंपा जाता है और उसे उसके कार्य से परिचय कराया जाता है। देखिए, उस व्यक्ति में स्थिरता न आ जाए, वह सिर्फ एक कार्य तक सीमित न रहे, इसके लिए समय समय पर उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसे विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उसको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और उसका विकास किया जाता है, जो कि संगठन के हित में होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं कि कई जगह ये कहा जाता है कि भर्ती और चयन एक ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भर्ती की प्रक्रिया यहाँ तक है, यानी लोगों को आवेदन देने के लिए प्रेरित करना, ये भर्ती के अंतर्गत आता है, और उन लोगों से जो उपयुक्त व्यक्ति हैं उनको चुन लेना, यह आता है चयन के अंतर्गत। यह सारी जो प्रक्रिया है यह स्टाफिंग के अंतर्गत आती है, नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। इसे और देख लेते हैं एक बार। देखिए, नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलू हैं। भर्ती, इसमें कर्मचारियों की पहचान तथा आकर्षण ये लिखा हुआ है, यानी कर्मचारियों की पहचान की जाती है। देखिए, रिक्त पद के लिए योग्य व्यक्ति को यहाँ ढूंढा जाता है। यहाँ यह देखा जाता है कि किस योग्यता वाला व्यक्ति हमें रिक्त पद को भरने के लिए चाहिए। उसी के अनुरूप विज्ञापन या अन्य तरीकों से लोगों को आवेदन करने के लिए आकर्षित किया जाता है। यह कार्य कौन करता है, संगठन करता है। आवेदक यहाँ पर आवेदन करने का कार्य करते हैं। अब जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनमें से चयन किया जाता है, उपयुक्त योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। देखिए, यह निर्धारित किया जाता है कि वह संगठन के रिक्त पद के लिए योग्य है या नहीं है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर अंतिम चयन उसका कर लिया जाता है। इसके बाद आता है प्रशिक्षण का कार्य, परिचय और कौशल विकास का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। उसका अन्य जो कार्य हैं उनसे परिचय कराया जाता है, उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसके कौशल में विकास का कार्य भी यहाँ पर होता है। उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए समय समय पर सेमिनार, ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है, जिससे वह कर्मचारी और अधिक प्रशिक्षित हो, पारंगत हो, अपने कार्य में कुशल हो। आज हम यहाँ पर भर्ती के बारे में ही देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं भर्ती को। भर्ती कार्य से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी पद या कार्य के लिए संभावित कर्मचारियों की पहचान करती है।
हमारे पास रिक्त पद है कंप्यूटर ऑपरेटर का। देखिए रिक्त पद कौन सा है, कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो भर्ती के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को ही ढूंढा जाता है, उन्हीं की पहचान की जाती है कि ये कर्मचारी इस पद के योग्य है या नहीं, और उन्हीं की क्वालिफिकेशन बताते हुए, योग्यता बताते हुए जो भी हम प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे, लोगों तक सूचनाएं जारी करेंगे, उसके अंतर्गत ये योग्यता अवश्य बताई जाती है। भर्ती की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें संभावित कर्मचारियों को आकर्षित या प्रेरित किया जाता है। देखिए संभावित कर्मचारियों को, यानी लोग आवेदन करेंगे, कई सारे लोग आवेदन करेंगे और उसके बाद में चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उनमें से एक या जो भी रिक्त पद है उसके अनुसार कार्मिक का चयन किया जाएगा। तो ये कहलाते हैं संभावित कर्मचारी। तो उन्हें आकर्षित और प्रेरित किया जाता है कि वे संगठन में कार्य करने के लिए अपने आवेदन पत्र दें, कि वे संगठन में रिक्त पद को भरने के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करें, अपनी योग्यता वहां पर प्रदर्शित करें। अब वो अपना रिज्यूम देंगे, अपने बारे में सारी जानकारी देंगे, आवेदन पत्र में पूरी अपना अनुभव, जितना भी उनके पास योग्यताएं हैं उसकी जानकारी देंगे और आवेदन पत्र संगठन में प्रस्तुत करेंगे। उसके आधार पर अगली प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। भर्ती का उद्देश्य उन संभावित कर्मचारियों को आकर्षित करना है जिनके पास आवश्यक विशेषताएं अथवा योग्यताएं हैं, यानी जिनके पास आवश्यक योग्यता है, विशेषता है, केवल उन्हें ही आकर्षित करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। तथा उपलब्ध पदों के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को खोजना है। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जो उपलब्ध पद हैं, हमारे पास जितने पद उपलब्ध हैं उनके लिए पर्याप्त संख्या में लोग आ जाएं, उनके आवेदन हमारे पास आ जाएं। विभिन्न क्रियाएं जो भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित है, पहला है श्रम पूर्ति के विभिन्न स्रोतों की पहचान करना। देखिए पहला कार्य होता है कि हमें कहां से कर्मचारी प्राप्त होंगे, क्या वो हमारे संगठन के अंदर ही हैं आंतरिक स्रोत के द्वारा, या फिर वो बाहरी स्रोत यानी बाहर से हमें नियुक्त करने पड़ेंगे, यानी बाहर से हमें आवेदन मंगवाने पड़ेंगे। इसके बारे में इसके अंदर पहचान की जाती है। उनकी वैधता का निर्धारण कि वो सही हैं, जो स्रोत हमने देखे हैं क्या वे सही हैं, संगठन के हित में हैं। तीसरा, सबसे उपयुक्त स्रोत अथवा स्रोतों का चुनना। देखिए अब इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है कि जो भी अच्छा स्रोत है या जो भी अच्छे स्रोत हैं, कई सारे स्रोतों से हम कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। तो जो उपयुक्त स्रोत होते हैं या कई सारे स्रोत होते हैं उनको मिलाकर अच्छे स्रोत का चयन करने का कार्य यहाँ किया जाता है, जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में कर्मचारियों के रिक्त पदों के लिए आवेदन प्राप्त हो सके। रिक्त पदों के लिए संभावित कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को आमंत्रित करना। और अंतिम कार्य क्या होता है, रिक्त पदों के लिए जो संभावित कर्मचारी हैं उनके आवेदन प्राप्त करना। देखिए भर्ती की इस प्रक्रिया के लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत, एक होता है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत यानी संगठन के अंदर से ही, ये संगठन है, एक कंपनी है, कंपनी के अंदर कई सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर कार्य करते हैं। उनमें से कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो योग्यता रखते हैं उच्च पद के लिए या जो पद रिक्त है उसके संबंध में, तो उन्हीं में से उन पदों को भर दिया जाए और इसके लिए स्थानांतरण और पदोन्नति का सहारा लिया जाता है। देखिए स्थानांतरण में समान पद पर स्थानांतरित किया जाता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में समान पद पर उस व्यक्ति का स्थानांतरण कर दिया जाता है। जबकि पदोन्नति में उच्च पद पर, यानी जिस पद पर वह आज कार्य कर रहा है उससे उच्च पद पर उसे क्या कर दिया जाता है, पदोन्नत कर दिया जाता है। इससे उसकी वेतन में भी वृद्धि होती है। तो ये हैं आंतरिक स्रोत। अब बात करते हैं हम भर्ती के बाह्य स्रोतों के बारे में। देखिए बाह्य स्रोत का सीधा सीधा अर्थ ये है कि संगठन के बाहर से, ये संगठन है, ये एक कंपनी है, वह बाहर से लोगों को अपने यहाँ आवेदन करने के लिए क्या करती है, आमंत्रित
करती है। तो यह कहलाता है बाह्य स्रोत। जो बाहर से लोग आवेदन करेंगे वे बाह्य स्रोत के माध्यम से आएंगे। और इनके अंतर्गत पहला आता है प्रत्यक्ष भर्ती। देखिए पहला बिंदु क्या है, प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत एक संगठन क्या कार्य करता है, यह अपने बाहर जो इनका सूचना बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर यह रिक्त पदों की जानकारी देता है, रिक्त पदों की सूचना वहां पर उपलब्ध कराता है। और जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दैनिक वेतनभोगी व्यक्ति होते हैं, वे उस सूचना को देखकर यहां पर आवेदन करते हैं, वहां पर कार्य करने के लिए आते हैं। तो यह होती है प्रत्यक्ष भर्ती। दूसरा होती है प्रतीक्षा सूची। देखिए कंपनी द्वारा जब आवेदन प्राप्त किए जाते हैं तो उनकी एक सूची बना ली जाती है, उनमें से योग्य व्यक्ति का चयन कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी के बचे हुए हैं उनकी भी एक सूची तैयार रखी जाती है और आवश्यकता पर उनमें से लोगों को बुला लिया जाता है। तो प्रतीक्षा सूची भी बाह्य स्रोत का एक महत्वपूर्ण साधन है, इससे भी लोगों की भर्ती की जाती है। विज्ञापन। देखिए विज्ञापन के माध्यम से लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विज्ञापन देकर कोई भी कंपनी अपने रिक्त पद की समस्त जानकारी आवेदक तक पहुंचा देती है। क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने पद रिक्त हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने पद रिक्त हैं, महिलाओं के लिए कितने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितने पद रिक्त हैं, इसकी जानकारी आवेदक तक पहुंचा दी जाती है। उनमें क्या विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, इसकी जानकारी भी विज्ञापन के माध्यम से प्रदान कर दी जाती है। इससे भी आकर्षित होकर लोग कंपनी में आवेदन करते हैं। रोजगार कार्यालय। देखिए रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये नियोक्ता और आवेदकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये नियोक्ता से रिक्त पदों की जानकारी लेते हैं और आवेदकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आवेदकों द्वारा यहाँ पर रोज नियोक्ता को आवेदन प्रदान किया जाता है। स्थापन एजेंसी। देखिए बच्चों, स्थापन एजेंसी के माध्यम से भी कंपनियां भर्ती करने का काम करती है। ये जो एजेंसियां होती है ये कई लोगों के आवेदन अपने पास रखती हैं, उनके बारे में सारी जानकारी रखती है और आवश्यकता पड़ने पर ये नियोक्ता को वो जानकारियां उपलब्ध करा देती हैं, कंपनियों को वो समस्त जानकारी उपलब्ध करा देती है। तकनीकी और प्रशिक्षित व्यक्ति ये उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। इसके बाद आता है महाविद्यालय विश्वविद्यालय से भर्ती। बच्चों आप इसके बारे में जानते हैं, इसे कैंपस भर्ती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि तकनीकी और प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए सीधे महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में जाने का कार्य करती हैं। वहां से वे जो सक्षम व्यक्ति होते हैं उनको अपने यहाँ आवेदन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। तो कैंपस भर्ती के माध्यम से भी कई कंपनियां अपने यहाँ योग्य कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए आमंत्रित करती है। कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा। देखिए कर्मचारियों द्वारा भी अनुशंसा की जाती है। जो पहले से कार्यरत व्यक्ति है वह अपने परिचित व्यक्ति के लिए कंपनी में अनुशंसा करता है कि यह योग्य है, इस व्यक्ति की गारंटी मैं लेता हूं, आप इसे भर्ती कर लें। तो इस प्रकार कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा के माध्यम से भी नए प्रतिभावान व्यक्ति कंपनियों में आते हैं। जॉबर एवं ठेकेदार। कई कार्यों के लिए जॉबर एवं ठेकेदारों की सहायता भी ली जाती है। इनके माध्यम से भी कंपनियां जो उपक्रम होते हैं वे अपने यहाँ भर्ती का कार्य करती है। इनके पास कई सारे कर्मचारी होते हैं जो कि कंपनी में या फर्म में आकर काम करते हैं। इनके माध्यम से कई प्रकार की भर्तियां आयोजित की जाती हैं। वेब प्रसारण। देखिए आजकल यह बहुत नया माध्यम बन गया है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर रिक्त पदों की सूचना जारी कर दी जाती है और आवेदक द्वारा कंपनी में फर्म में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो यह आज बहुत तेजी से फैलने वाला माध्यम हो गया है। दूरदर्शन। देखिए आजकल कई कंपनियां
टेलीविजन के माध्यम से भी विज्ञापन प्रदान करने का कार्य कर रही है। आपने टेलीविजन पर देखा होगा रिक्त पदों की जानकारियां आती रहती हैं, नीचे स्लाइड के रूप में रिक्त पदों की जानकारी चलती रहती है कि इस कंपनी में रिक्त पद हैं, वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पद से संबंधित सूचनाएं उस पट्टी पर या विज्ञापन के माध्यम से टेलीविजन पर प्रसारित होते रहते हैं। यह भी आजकल रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने का एक अच्छा तरीका बन गया है। बच्चों देखिए, ये है भर्ती के स्रोत, आंतरिक और बाह्य स्रोत। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, आंतरिक स्रोत। देखिए, आंतरिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो संस्था के अंदर से ही भरे जाते हैं। संस्था के अंदर से ही भर्ती। तरीका क्या है? स्थानांतरण। देखिए, स्थानांतरण करके एक समान पद पर दूसरे विभाग से भर्ती कर दी जाती है। यह विभाग है उत्पादन विभाग। यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको कंप्यूटर की जानकारी है। इसे क्या है? कंप्यूटर की जानकारी है। वह उत्पादन विभाग में कार्यरत है। और एक वित्त विभाग के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रिक्त पद है। वहां पर भी ये मशीन पर कंप्यूटर चलाने का कार्य करता था। यहां पर भी वित्त विभाग में कंप्यूटर की ऑपरेटर की बहुत सख्त आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में इसे यहां पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर को उत्पादन विभाग से निकालकर वित्त विभाग में जहां महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है वहां पर उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह आंतरिक भर्ती हो जाती है। स्थानांतरण में किसी एक कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे पर भेज दिया जाता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। एक काम से हटाकर दूसरे काम में लगा दिया जाता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। कर्मचारियों के उत्तरदायित्व तथा पद प्रतिष्ठा में बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के ऐसा किया जाता है। देखिए, इससे कर्मचारियों का उत्तरदायित्व परिवर्तित नहीं होता, उनके प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वे समान पद पर स्थानांतरित किए जाते हैं। जिस पद पर वो यहां थे उसी पद पर उसे दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। उसके पद प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन यहां स्थानांतरण से नहीं आता है। स्थानांतरण उन विभागों में से जहां आवश्यकता से अधिक नियुक्तियां हैं, रिक्त पदों को भरने का एक अच्छा स्रोत है। देखिए, एक विभाग ऐसा है जहां पर आवश्यकता 3 कार्मिकों की थी, लेकिन वहां पर पहले से ही 5 कार्मिक लगे हुए हैं। यानी आवश्यकता कितने कार्मिकों की है? 3 की, और यहां पर लगे हुए हैं 5 कार्मिक। ऐसी स्थिति में यहां 2 कार्मिक अधिक हैं, तो यहां से 2 कार्मिकों का हम क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं। इन 2 लोगों का स्थानांतरण दूसरे विभाग में कर दिया जाता है ताकि इनको कंपनी से बाहर निकालने की स्थिति उत्पन्न ना हो। इन्हें उपक्रम से बाहर नहीं निकाला जाए, इनको दूसरी जगह स्थानांतरित करके इनका उपयोग दूसरी जगह किया जाता है। व्यवहारिक रूप से यह कर्मचारियों का समतल पद परिवर्तन है। देखिए, जिस पद पर वो ए विभाग में था उसी पद पर अब वह बी विभाग में कार्य करेगा। यानी यह क्या है? समतल पद परिवर्तन। उसी पद पर, यानी समान पद पर वह एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक कार्य से दूसरे कार्य पर लगा दिया जाता है। एक विभाग में उपयुक्त कर्मचारियों की कमी को दूसरे विभाग अथवा शाखा से स्थानांतरण के द्वारा पूरा किया जा सकता है। एक विभाग में जो कमी है वह दूसरे विभाग के अधिक कर्मचारियों या वहां से स्थानांतरित करके पूरा किया जा सकता है। जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां पर इस प्रकार स्थानांतरित करके कर्मचारियों को भेज दिया जाता है। यह समतल पद परिवर्तन होता है। इससे कर्मचारियों के पद प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, उनका उत्तरदायित्व में भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्तिगत समस्याओं तथा शिकायतों को दूर करने में
तथा नौकरी से निकालने जैसी स्थितियों से बचाव में भी स्थानांतरण मदद करता है। मान लीजिए एक जो विभाग है वहाँ पर विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों में नहीं बन रही है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो विभागाध्यक्ष का कहना नहीं मान रहे हैं और वे अच्छे कार्यकुशल व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको फर्म से निकालने के बजाय उनका स्थानांतरण दूसरे विभाग में कर दिया जाता है। तो इससे नौकरी से निकालने की स्थिति भी नहीं रहती और व्यक्तिगत समस्याओं और शिकायतों को भी आसानी से दूर कर दिया जाता है। स्थानांतरण का प्रयोग कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों को सिखाने के लिए प्रशिक्षण के रूप में भी किया जाता है। देखिए, कई उपक्रम ऐसे होते हैं, कई संगठन ऐसे होते हैं जो अपने जो कर्मचारी हैं उनको कार्य सिखाने के लिए स्थानांतरित करते रहते हैं। आज उन्होंने अपने एक कर्मचारी को उत्पादन विभाग से क्या किया है, उत्पादन विभाग से स्थानांतरित करके विपणन विभाग में भेज दिया है। वह व्यक्ति अब क्या करेगा, विपणन विभाग में कार्य करेगा। यानी उसने पहले उत्पादन विभाग से संबंधित जानकारी ली, अब वह विपणन विभाग से संबंधित जानकारी लेगा, प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद उसका स्थानांतरण क्या कर दिया जाएगा, क्रय विभाग में कर दिया जाएगा, तो वह वहां पर क्रय विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा। इस प्रकार स्थानांतरित करके उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जाता है। पदोन्नति, देखिए यह भी आंतरिक स्रोत का एक बहुत अच्छा माध्यम है। उपक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों में समय समय पर पदोन्नति का कार्य किया जाता है, यानी उन्हें निम्न पद से उच्च पद की ओर अग्रसर किया जाता है। वे अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समय समय पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। देखिए, यह ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर जाने का कार्य होता है। इसमें ये हमने स्थानांतरण में देखा था, वहाँ समतल होता था, वहाँ क्या होता था, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर पद प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, मान सम्मान भी बढ़ रहा है और उच्च पद पर भेजा जा रहा है। इससे वेतन में भी वृद्धि होगी। तो यह कैसा है, यह ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण इसे हम कह सकते हैं। पदोन्नति क्या है, उच्च पद पर ही की जाती है, निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति की जाती है। व्यावसायिक उद्यम सामान्यतः उच्च पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की निम्न स्तरों से पदोन्नति करते हैं। देखिए बच्चों, इसको एक उदाहरण से देखिए कि एक विभाग है, उसके अंदर 5 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनमें से एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है जो कि उसका क्या है, विभागाध्यक्ष था। अब 4 कर्मचारी वहां रह जाते हैं। अब या तो हम बाहर से भर्ती करें उस उच्च पद के लिए, या फिर उन 4 में से जो अच्छा कार्यकुशल है, जो उसके साथ विभागाध्यक्ष के साथ काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा था और उसे उस विभाग से संबंधित सारी जानकारियां हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पदोन्नत करके उस पद को भर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, काम भी प्रभावित नहीं होगा, काम भी सुचारू रूप से चलता रहेगा, क्योंकि वह योग्य है, वह कुशल है और वह उस पद को आसानी से भर सकता है और साथ ही अच्छे तरीके से दायित्व का निर्वाह भी कर सकता है। तो निम्न स्तरों से पदोन्नति करके उच्च पदों को भरने का यह एक माध्यम होता है। पदोन्नति में कर्मचारियों को ऐसे पद पर स्थानांतरित कर देते हैं जो अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण हो तथा कर्मचारियों की सुविधाएं, पद प्रतिष्ठा तथा वेतन बढ़ जाता है। देखिए, ऐसे पद पर भेज दिया जाता है जो अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होता है, यानी वहां पर अधिकार भी अधिक होते हैं, जिम्मेदारियां भी अधिक होती हैं और उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। तो ऐसे पद पर उन्हें क्या कर दिया जाता है, पदोन्नत कर दिया जाता है उच्च पद पर। इससे उनकी सुविधाएं भी बढ़ती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, वेतन भी बढ़ जाता है। ये सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं। पदोन्नति कर्मचारियों का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण है। देखिए, स्थानांतरण में क्या होता था, समतल होता था, लेकिन इसे हम ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कह सकते हैं क्योंकि यह उच्च पद पर हो रहा है। वो हॉरिजॉन्टल था और ये कैसे होता है, वर्टिकल होता है, ऊपर की ओर होता है। निम्न पद से उच्च पद की ओर पदोन्नति की जाती है। यह कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, निष्ठा तथा उनके संतोष को बढ़ाने में सहायक है। देखिए, पदोन्नति से कर्मचारी प्रेरित होते हैं, उनकी प्रेरणा बढ़ती है, उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनकी निष्ठा संगठन के प्रति, उपक्रम के प्रति बढ़ती है, साथ ही साथ उनमें संतोष की भावना भी बढ़ती है। अन्य कर्मचारी भी यह देखकर प्रेरित होते हैं कि उनमें से कुछ कर्मचारी समय समय पर पदोन्नत हो रहे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। इससे उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है।
आंतरिक स्रोतों के लाभ। देखिए आंतरिक स्रोतों के क्या लाभ हैं। कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन के सुधार के लिए अभिप्रेरित होते हैं। देखिए उनके कार्य निष्पादन में सुधार होता है। जब पदोन्नति प्राप्त होती है तो लोग अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहते हैं ताकि उन्हें शीघ्र पदोन्नति प्राप्त हो। और काम सीखने के लिए जब उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो वे आसानी से स्थानांतरित भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नया काम सीखना होता है। ये प्रेरित करने का एक माध्यम भी है। आंतरिक भर्ती चयन प्रक्रिया तथा अनुस्थापन को भी सरल कर देती है। देखिए यह चयन प्रक्रिया को बहुत सरल बना देती है, क्योंकि इसमें बाहर से लोगों को नहीं ढूंढना पड़ता। योग्य व्यक्ति जो फर्म में पहले से ही हैं, उपक्रम में पहले से ही हैं, उनका चयन किया जाना होता है तथा काम से परिचय कराना भी बहुत आसान हो जाता है। जो कर्मचारी पहले से ही संस्था में कार्य कर रहे हैं उनका मूल्यांकन अधिक यथार्थ रूप में किया जा सकता है। देखिए चयन प्रक्रिया में क्या होता है, कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन जो कर्मचारी पहले से संस्था में कार्यरत हैं उनका मूल्यांकन करना कठिन कार्य नहीं होता। आसानी से उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है। यह आर्थिक रूप से लाभकारी है। यह भर्ती का अधिक विश्वसनीय तरीका है। और जो आंतरिक स्रोत होता है यह भर्ती का विश्वसनीय तरीका होता है, क्योंकि अंदर से ही लोगों को पद पर भरा जाता है। और आर्थिक रूप से भी यह लाभकारी होता है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा व्यय नहीं करना पड़ता। स्थानांतरण कर्मचारियों को उच्च पदों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक उपकरण है। देखिए स्थानांतरण के द्वारा जो कर्मचारी होता है वह प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह भविष्य में उच्च पद को भरने के योग्य बन सके। जो प्रशिक्षित होता है, कुशल होता है, योग्यताधारी होता है, वह उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। इस प्रकार स्थानांतरण से भी उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्थानांतरण से यह भी लाभ है कि अतिरिक्त विभागों से कार्य शक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, या वहां जहां कर्मचारियों की कमी है। देखिए जहां पर कर्मचारी बहुत अधिक मात्रा में हैं, आवश्यकता 2 की है, लगे हुए 3 हैं, और एक विभाग जहां पर आवश्यकता 3 कार्मिकों की है वहां पर 2 लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अधिक कार्मिकों में से एक कार्मिक का स्थानांतरण करके दूसरे विभाग जहां पर कमी थी वहां पर कर्मचारी को भेज दिया जाता है, कमी की पूर्ति कर दी जाती है। बाह्य स्रोतों से भर्ती की तुलना में अधिक सस्ती है। आंतरिक स्रोतों से भर्ती करना बाह्य स्रोतों से भर्ती करने की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। इसकी कुछ कमियां भी है बच्चों। आंतरिक स्रोत की कमियां, आंतरिक पदोन्नति द्वारा जब रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है तो नई प्रतिभाओं के संस्था में प्रवेश के अवसर कम होते हैं। देखिए आंतरिक स्रोत से भर्ती तो हमने कर दी, लेकिन जो नए प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो संस्था के बाहर हैं वे संस्था में नहीं आ पाते, यानी नई प्रतिभाएं संस्था से बाहर ही रह जाती हैं, उनका संस्था में प्रवेश नहीं हो पाता है। पूर्ण रूप से आंतरिक भर्ती पर निर्भर होने से अंतः प्रजनन का खतरा रहता है, जो संस्था में नए लोगों के प्रवेश को रोकने से उत्पन्न हो जाता है। और आंतरिक भर्ती पर ही निर्भर रहने से अंतः प्रजनन का खतरा उत्पन्न हो जाता है और नए लोगों का प्रवेश संस्था में नहीं हो पाता। कर्मचारी अकर्मण्य हो सकते हैं यदि वे समयबद्ध पदोन्नति के लिए आश्वस्त हैं। यदि कर्मचारी को यह पता है कि 5 वर्ष के बाद मुझे पदोन्नति प्राप्त हो जाएगी, तो वे क्या होते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं। वे काम को सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है उनको पदोन्नति तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही 5 वर्ष पूरे होंगे उन्हें पदोन्नति प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से वे अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। एक नई संस्था भर्ती के आंतरिक स्रोत का प्रयोग नहीं कर सकती। देखिए यह सबसे बड़ी कमी है इसकी कि जो नई संस्था होती है वह आंतरिक स्रोत से भर्ती नहीं कर सकती। वह अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको आंतरिक स्रोत से नहीं ले सकती, क्योंकि वह नई कंपनी है, उसे बाह्य स्रोत से ही कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। कोई भी संस्था अपने सारे रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक स्रोत द्वारा नहीं कर सकती। देखिए जब हमने उच्च पद पर किसी को पदोन्नत कर दिया, पदोन्नत हमने कर दिया, तो क्या होगा, निम्न स्तर का जो पद था वह क्या हो गया, अब रिक्त हो गया। यानी अब वह पद हमें बाह्य भर्ती के स्रोत से ही भरना पड़ेगा। तो सारे पदों को आंतरिक स्रोतों से भर दिया जाना यह संभव नहीं होता। जहां तक यह क्रम चलेगा, ऊपर तो हम भर सकते हैं,
ऊपर के पदों को तो हम भरते चले जाएंगे, यहाँ से पदोन्नत किया, इसको भर दिया, इसको पदोन्नत करके इसको भर दिया, ऊपर वाला पद भर दिया। लेकिन जो निम्न पद है, जहाँ से हमने पदोन्नति प्रक्रिया नीचे से प्रारंभ की थी, वहाँ पर पद रिक्त रह जाता है। कर्मचारियों के मध्य प्रतियोगिता की प्रकृति में बाधा पड़ सकती है और कर्मचारियों के मध्य प्रतियोगिता की प्रकृति में भी बाधा पड़ जाती है। जब उन्हें पता है कि हमें पदोन्नति मिलेगी तो वे प्रतियोगिता आपस में नहीं करते, लेकिन जब नए कर्मचारी आते हैं तो उनसे वो प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। कर्मचारियों का निरंतर स्थानांतरण प्राय संस्था की उत्पादनशीलता को कम कर देता है। देखिए, जब कर्मचारियों का लगातार स्थानांतरण होता रहता है, उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया गया, आज पहले उत्पादन विभाग में है, कुछ समय बाद उन्हें क्रय विभाग में भेज दिया गया, कुछ समय बाद उन्हें तीसरे विभाग विपणन विभाग में भेज दिया गया, फिर मानव संसाधन विभाग में भेज दिया गया। तो ऐसा करने से वे किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं समझ पाते, जल्दी जल्दी स्थानांतरण करना भी घातक हो जाता है, उनकी उत्पादनशीलता में कमी आ जाती है। वे एक कार्य को सीखते हैं और उन्हें फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इससे उनकी उत्पादनशीलता प्रभावित होती है। आगे देखते हैं बच्चों, बाह्य स्रोत। देखिए, जो भर्ती के बाह्य स्रोत हैं, इसका मतलब होता है रिक्त पदों को बाहर से, संगठन के उपक्रम के बाहर से भरना। जब कंपनी रिक्त पदों के लिए बाहर से आवेदन प्राप्त करती है तो उसे भर्ती के बाह्य स्रोत कहते हैं। ये हमारा संगठन है। आंतरिक स्रोत से हमने कुछ पद भर दिए, लेकिन अभी भी हमारे पास पद क्या हैं? रिक्त हैं। ऐसी अवस्था में हमें रिक्त पदों को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाह्य स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब बाहरी स्रोतों से हमें आवेदन आमंत्रित करने होंगे। एक संस्था को विभिन्न पदों के लिए बाह्य स्रोतों का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सभी रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक स्रोत द्वारा नहीं की जा सकती। सारे रिक्त पद आंतरिक स्रोत से हम नहीं भर सकते हैं। बाह्य भर्ती एक विस्तृत विकल्प प्रदान करती है तथा संस्था में नए लोगों का प्रवेश करती है। देखिए, जो बाह्य भर्ती होती है, इससे नए प्रतिभावान व्यक्ति जो संस्था के बाहर हैं, वे एक उपक्रम को, एक संगठन को प्राप्त हो जाते हैं। नए नए लोग नई नई प्रतिभा के साथ संगठन से जुड़ते हैं। साथ ही साथ यह विस्तृत विकल्प पैदा करता है। कई सारे लोग आवेदन करते हैं, योग्यताधारी कई सारे लोग एक उपक्रम को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे चयन के बहुत सारे अवसर एक संगठन को, उपक्रम को मिल जाते हैं। बाह्य स्रोत के प्रकार देखिए, प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत एक संगठन अपने अधिसूचना पट पर, अपने नोटिस बोर्ड पर अपने रिक्त पदों की जानकारी दे देता है और इस माध्यम से अप्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, वे इस माध्यम से एक फर्म में आ जाते हैं। आइए देख लेते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत संगठन के अधिसूचना पट, नोटिस बोर्ड पर एक अधिसूचना लगाई जाती है, जिसमें संस्था के रिक्त कार्य पदों का विवरण होता है। जो भी विवरण होता है रिक्त पद से संबंधित, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार का कार्य है, कितने पद रिक्त हैं, इसकी सारी सूचना अधिसूचना पट पर दर्शा दी जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती की यह प्रक्रिया सामान्यतः उन आकस्मिक पदों के लिए अपनाई जाती है जहां अप्रशिक्षित अथवा अर्धकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। देखिए, इस माध्यम से अप्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। उनको यहाँ पर अपने यहाँ आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन्हें पारिश्रमिक प्रतिदिन या दिहाड़ी मजदूरी के अनुसार दिया जाता है। इन्हें दिहाड़ी मजदूरी के आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त होता है। भर्ती की यह विधि अत्यंत सस्ती है, क्योंकि इसमें पदों के लिए विज्ञापन पर कोई लागत नहीं आती। देखिए, किसी भी प्रकार की लागत नहीं आती। आपको रिक्त पद से संबंधित जानकारी अपने अधिसूचना पट पर चिपकानी होती है। कितने पद रिक्त हैं, किस प्रकार का कार्य है, कितने समयावधि रहेगी, ये सारी जानकारी आपको नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देनी होती है और आवेदक जो होते हैं वे अपने आप आकर आवेदन करते हैं। दूसरा है प्रतीक्षा सूची। देखिए,
जो आवेदकों से आवेदन आते हैं उनमें से जिन योग्य व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है, उनके अतिरिक्त जो शेष आवेदन रहते हैं उनकी एक सूची बना ली जाती है जिसका उपयोग भविष्य में किया जाता है। व्यावसायिक इकाइयां अनियमित आवेदकों से आए आवेदनों के लिए एक फाइल बना लेती है जिसमें उन आवेदनों को रखते हैं। इन आवेदकों की एक सूची तैयार की जाती है। देखिए, आवेदन पत्र एकत्रित कर लिए और उनकी एक फाइल बना ली और उनकी एक सूची तैयार कर ली जाती है। भर्ती के इस स्रोत में कार्य शक्ति की भर्ती की लागत अन्य स्रोतों की तुलना में कम आती है। एक बार आवेदन आमंत्रित कर लिए, अब उन्हीं आवेदनों में से समय समय पर भर्ती कर ली जाती है, तो यह स्रोत भी बहुत सस्ता होता है। अगला है विज्ञापन। विज्ञापन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब आवश्यक पदों हेतु विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता होती है। जब जो रिक्त पद हैं उस पर किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार विज्ञापन जारी किए जाते हैं। संगठन तथा रिक्त पदों का विवरण तथा इनसे संबंधित अधिक सूचना विज्ञापन में दी जा सकती है। देखिए, कोई विशेष योग्यता है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है और उसके पास भी कुछ विशेष डिप्लोमा होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। अधिसूचना पट्ट पर सूचना चिपका देने से कार्य नहीं हो पाता, इसके लिए आपको विज्ञापन देना होगा। उसमें समस्त प्रकार की योग्यता का उल्लेख किया जाता है कि ये शैक्षणिक योग्यता होगी, ये प्रशैक्षणिक योग्यता होगी, इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए, तो वो सारी जानकारी विज्ञापन में दर्शा दी जाती है। विज्ञापन प्रबंधक को प्रत्याशियों की विस्तृत श्रेणी उपलब्ध कराती है जिनमें से उन्हें चयन करना है, और विज्ञापन के माध्यम से जब आवेदन आते हैं तो बहुत अधिक संख्या में आवेदन एक संगठन को प्राप्त हो जाते हैं और उनमें से उन्हें चयन के लिए काफ़ी अवसर मिल जाता है कि उनमें से अधिक योग्य कुशल व्यक्ति का वे आसानी से चुनाव कर सके। रोजगार कार्यालय। सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय पद पाने की इच्छुक कर्मचारियों तथा नियोक्ता मालिक के बीच एक कड़ी का कार्य कर कर्मचारियों की मांग तथा पूर्ति का मिलान करने में सहयोग करते हैं। देखिए, जो रोजगार कार्यालय होते हैं ये क्या करते हैं, ये नियोक्ता से सूचना प्राप्त करते हैं, किसकी, रिक्त पद की, और ये सूचना, ये जो रोजगार कार्यालय है ये आवेदक तक पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सूचना प्राप्त करेंगे नियोक्ता से, रोजगार कार्यालय के माध्यम से ये आवेदक तक सूचना जाएगी और आवेदक जो हैं वे रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवेदन का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह एक कड़ी का कार्य करते हैं। स्थापन एजेंसी तथा प्रबंध परामर्शदाता। स्थापन एजेंसियां पूरे देश में कर्मचारियों की मांग तथा पूर्ति संबंधित सेवाएं दे रहे हैं। जो ये स्थापन एजेंसियां होती हैं, परामर्शदाता संस्थाएं होती हैं, ये पूरे देश में अपनी सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। ये एजेंसी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का पूरा ब्यौरा संकलित करती हैं तथा नियोक्ताओं को योग्य व्यक्तियों के नाम सुझाते हैं। इन एजेंसियों के पास योग्य व्यक्तियों की पूरी सूची होती है, अलग अलग योग्यता से संबंधित इनके पास जो कर्मचारी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी पूरी सूचना होती है और ये आवश्यकता के अनुसार एजेंसियों को योग्य व्यक्तियों के नाम बता देती हैं, जिससे जो कंपनियां हैं, जो उपक्रम हैं, वे आसानी से योग्य व्यक्ति प्राप्त कर लेती हैं। प्रबंधकीय परामर्शक फर्में संगठन की तकनीकी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों की भर्ती में सहायता करती हैं। देखिए, ये तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, व्यावसायिक जानकारी रखने वाले कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, प्रबंधकीय कर्मचारियों की भर्ती में ये सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय से भर्ती, कैंपस भर्ती। विश्वविद्यालय तथा प्रबंधकीय तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तकनीकी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय पदों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय स्रोत बन गए हैं। इसमें क्या है, जो कंपनी होती हैं, जो फर्म हैं, वह विश्वविद्यालय के कैंपस में जाकर भर्ती करने का कार्य करती है। ये क्या करेंगे, अपने रिक्त पदों के साथ कैंपस तक पहुंचते हैं और वहां पर भर्ती करने का कार्य करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं
और जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको अपने यहाँ आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार कैंपस भर्ती के माध्यम से भी जो तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय पद हैं इनको भरने का कार्य किया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं से भर्ती व्यावसायिक तथा अन्य संस्थानों में एक पूर्व स्थापित प्रक्रिया है। जो मैनेजमेंट संस्थान हैं, जो IITian संस्थान हैं, वहाँ से कैंपस भर्ती करना ये पुरानी प्रक्रिया है, पहले से ही ये प्रक्रिया चली आ रही है। कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा, देखिए जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनके द्वारा नए प्रतिभावान व्यक्तियों की अनुशंसा की जाती है। इसके माध्यम से भी भर्ती का कार्य किया जाता है। वर्तमान कर्मचारियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदक अथवा उनके अपने मित्र तथा संबंधी भर्ती का एक अच्छा स्रोत सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकारी पहले से ही संगठन को प्राप्त हो जाती है। जो उनके कर्मचारी हैं वे सारी जानकारी संगठन को दे देते हैं। ऐसे आवेदक अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान होता है। उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले से कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पूरी सूचना प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार से पहली जांच परख इसी प्रारंभिक स्तर पर हो जाती है। एक प्रकार से जो पहली जांच परख है वह इसी प्रारंभिक स्तर पर हो जाती है, जहां से कर्मचारी अनुशंसा करता है, वह कर्मचारी उसके बारे में सारी जानकारियां प्रदान कर देता है। जॉबर एवं ठेकेदार ये संभावित मजदूरों से संपर्क बनाए रखते हैं तथा कम समय के नोटिस पर भी वांछित संख्या में अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। देखिए, ठेकेदारों के माध्यम से, जॉबर के माध्यम से अकुशल जो कार्मिक होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में और बहुत जल्दी हमें प्राप्त हो जाते हैं। बस इनसे नियोक्ता को संपर्क करना होता है और ये कर्मचारी उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे कर्मचारियों की एक सूची होती है, इनके पास उनसे संबंधित सारी जानकारियां होती है। वेब प्रसारण इंटरनेट भर्ती का एक आम स्रोत बनता जा रहा है। देखिए, ये एक जनरल स्रोत बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि आजकल कंपनियां अपने रिक्त पदों की सूचना वेबसाइट पर देने लगी हैं। ये क्या करने लगी हैं? वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर रिक्त पदों की सूचना देने लगी हैं कि हमारे यहाँ ये रिक्त पद हैं और इनमें ये योग्यताएं होनी चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए, ये विशेष बात होनी चाहिए। सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी कर देती है। तो इसके माध्यम से भी दूर दूर तक बैठे हुए व्यक्तियों तक रिक्त पदों की जानकारी पहुंच जाती है। कुछ वेबसाइट विशेष रूप से बनाए गए हैं जो कार्य पाने के इच्छुक तथा नए प्रवेशकों से संबंधित सूचनाएं देते हैं। देखिए, कंपनियां अपनी वेबसाइट के अलावा ऐसी वेबसाइटें जो कि इस प्रकार से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं, वहां भी अपने रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जिससे आवेदकों को रिक्त पदों की जानकारी मिल जाती है और नियोक्ता और आवेदक के बीच में आसानी से संपर्क हो जाता है। विज्ञापन अथवा दूरदर्शन, रिक्त पदों का टीवी, दूरदर्शन अथवा अन्य चैनलों पर संचार आजकल अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आजकल कई कंपनियां, कई फर्में टीवी पर अपने रिक्त पदों की जानकारियां प्रसारित करवाती हैं। आवश्यक पदों का विस्तृत विवरण, आवश्यकता तथा उन योग्यताओं की जो कार्य करने के लिए आवश्यक है उन्हें संस्था के विवरण के साथ प्रसारित किया जाता है जहां ये रिक्त पद होते हैं। देखिए, सारी जानकारियां रिक्त पद से संबंधित ये क्या कर दी जाती हैं? प्रकाशित कर दी जाती हैं, जो कि आवेदक तक पहुंचती हैं विज्ञापन के माध्यम से। दूरदर्शन पर, टीवी पर जो विभिन्न प्रकार के चैनल आते हैं उन पर यह सूचना जारी की जाती है और आवेदक उन सूचनाओं को एकत्र कर नियोक्ता से संपर्क करता है। बाह्य स्रोतों के लाभ, देखिए बाह्य स्रोत से भर्ती करने के क्या लाभ हैं? पहला है योग्य कर्मचारी। भर्ती के बाह्य स्रोत के प्रयोग से प्रबंध योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को संस्था के रिक्त पदों के लिए आवेदन का अवसर देती है। जो रिक्त पद हैं उसको भरने के लिए योग्य व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति आवेदन करने का कार्य बाह्य स्रोत के माध्यम से करते हैं। विस्तृत विकल्प, प्रबंध के पास बड़ी संख्या में आवेदन आने से विस्तृत विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए, एक पद खाली था, एक पद रिक्त था और उसके लिए 100 आवेदन आ गए हैं। यानी अब जो प्रबंध है उसके पास विस्तृत विकल्प है, वह इन 100 व्यक्तियों में से जो अच्छा व्यक्ति है, जो कुशल व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, उसका क्या करेगा? चयन करने का कार्य
कर सकता है, तो उसके पास बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। नई प्रतिभाएं, बाह्य स्रोत द्वारा भर्ती से नए विचारों का उपक्रम में समावेश होता है। और जो ये नए कार्मिक आते हैं संगठन में, उपक्रम में, ये नई प्रतिभा के साथ आते हैं, इनके नए नए विचार होते हैं और ये नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक संगठन में आते हैं, कार्य करने के लिए प्रवेश करते हैं। प्रतियोगिता की भावना, देखिए बाह्य स्रोत से भर्ती करने पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं और जो नए कर्मचारी हैं उनके बीच प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। कार्यरत कर्मचारियों को बाहर के नियुक्तियों से मुकाबला करना पड़ता है, जिससे वे अपने बेहतर कार्य निष्पादन हेतु अधिक कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं वे और अधिक प्रेरित होकर कार्य करते हैं और वे अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं और कार्य कुशलता को, कार्य निष्पादन को अच्छा बनाने का कार्य करने में लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह खतरा होता है कि जो बाहर से नए कर्मचारी आए हैं वे अधिक कुशल होंगे, वे हमारे से अधिक पदोन्नति प्राप्त करने लगेंगे। इस भय से वे अपने कार्य को सुधार करते हैं। बाह्य स्रोत की कमियां या सीमाएं, देखिए बाह्य स्रोत की कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना, बाह्य भर्ती कार्यरत कर्मचारियों में एक असंतोष तथा निराशा पैदा करती है, क्योंकि उनकी पदोन्नति के अवसर कम हो जाते हैं। देखिए जब बाह्य स्रोत से नए कुशल व्यक्ति आते हैं, नए प्रतिभावान व्यक्ति एक संगठन में आते हैं, तो वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और उनमें यह भावना भी पैदा हो जाती है कि अब उनके पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे। महंगी प्रक्रिया, बाह्य स्रोत से भर्ती पर लागत अधिक आती है। देखिए इस पर लागत अधिक आती है, विज्ञापन करना पड़ता है, वेबसाइट पर रिक्त पदों की जानकारी देनी पड़ती है तथा कई अन्य माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे लागत बहुत आ जाती है। बहुत सा पैसा विज्ञापन तथा आवेदन पत्रों की छटनी में व्यय होता है। सभी लोग आवेदन कर देते हैं, तो उनमें से पद के योग्य आवेदन को छांटने में भी काफी पैसा खर्च करना होता है। लंबी प्रक्रिया, इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है और बाह्य स्रोत से भर्ती करने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय खर्च होता है। तो यह लंबी प्रक्रिया होती है जिससे कार्मिक एक संगठन में आवेदन करने के लिए आते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने नियुक्तिकरण के प्रमुख पहलू भर्ती के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इसके एक दूसरे पहलू चयन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।